गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हमने लास्ट क्लास के अंदर अपने जीपीसीआर रिसेप्टर्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। देन मैंने आपको बताया था कि जीपीसीआर के साथ में एक जी प्रोटीन जो है वो कपल्ड फॉर्म में रहती है, जो कि फिर फर्दर दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी स्मॉल जी प्रोटीन और एक होती है लार्ज जी प्रोटीन। जीपीसीआर के साथ में जो प्रोटीन कपल्ड फॉर्म में रहती है उसका नाम होता है लार्ज जी प्रोटीन, जो कि एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है जिसके जी अल्फा, बीटा और गामा जो है वो 3 सब यूनिट्स हैं। अब यही जी प्रोटीन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन्स। लिखिए टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन्स। तो ये जो टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन होती हैं ये होती हैं आपके, एक तो जी अल्फा एस, जी अल्फा आई, जी अल्फा क्यू और जी अल्फा टी। जी अल्फा एस का फुल फॉर्म है जी अल्फा स्टिम्युलेटरी, G alpha I stands for G alpha inhibitory, G alpha Q जो है वो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, और G alpha T stands for G alpha ट्रांसड्यूसिन। राइट। तो अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जी प्रोटीन्स हैं इन्हीं से रिलेटेड अलग अलग टाइप की जो है वो सिग्नलिंग भी हमें देखने को मिल जाती है। तो हम नंबर वाइज इन सिग्नलिंग्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे जी अल्फा एस प्रोटीन के साथ में। ठीक है, जी अल्फा एस प्रोटीन के साथ में अपने डिस्कशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए जी अल्फा एस, दैट इज स्टिम्युलेटरी, जी अल्फा स्टिम्युलेटरी। ठीक है, अब देखो, कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यही जी अल्फा, कल हम सिर्फ और सिर्फ जी अल्फा देख रहे थे, उसके साथ में अटैच्ड थे बीटा और गामा सब यूनिट्स, राइट। सॉरी। अब इसी जी अल्फा के साथ में या तो एस प्रेजेंट हो सकता है, या तो इसी प्लेस पे आपको आई देखने को मिल सकता है, जी अल्फा आई, राइट, या फिर जी अल्फा क्यू, राइट, या तो जी अल्फा क्यू या फिर जी अल्फा टी, जी अल्फा टी। तो मतलब इसी में वेरिएशन आती है और प्रोटीन का जो सिग्नलिंग पाथवे है और प्रोटीन का खुद का नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब जैसे जी अल्फा स्टिमुलेटरी की अगर हम बात करें तो जी अल्फा स्टिमुलेटरी आपको कल क्या बताया था कि अगर ये अपनी जी डी पी बाउंड स्टेट में हो, साथ में इसके ठीक है अल्फा सॉरी गामा और बीटा यूनिट्स भी सब यूनिट्स भी अटैच्ड हैं, तो ये कौन सी स्टेट में होती है? ये होती है अपनी इनएक्टिव स्टेट के अंदर, इनएक्टिव स्टेट में ये प्रेजेंट होती है अगर इसके साथ में जो है वो जीडीपी एसोसिएट हुआ हो रखा हो तो। उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि गैफ एक्टिविटी होती है जब भी सिग्नल आ जाता है कोई भी, तो हमें देखने को मिलती है GEF एक्टिविटी, यानी कि गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, राइट, ये इसका फुल फॉर्म है। और जब गैफ एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है तो हम क्या देखते हैं कि जी अल्फा एस कन्वर्ट हो चुकी है इनटू जीटीपी बाउंड स्टेट, राइट, और जो गामा और बीटा हैं वो इससे सेग्रीगेट हो चुके हैं। ठीक है, एक बीटा और गामा जो इसकी सब यूनिट्स हैं ये क्या हो गई हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं। ये चीज हमें देखने को मिलती है जब भी एक्टिवेशन हो जाता है जी अल्फा स्टिमुलेटरी का। तो इसको हम लिख लेंगे कि दिस इज द एक्टिव स्टेट, दिस इज द एक्टिव स्टेट। ठीक है, ये था इनएक्टिव स्टेट, राइट। अब ये जो जी अल्फा स्टिमुलेटरी है ये क्या काम करेगा, ये एक्टिवेट करेगा यही, ये जो अभी के लिए मैं आपको बीटा और गामा इरेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये जो जी अल्फा एस यानी कि जी अल्फा स्टिमुलेटरी, ये जो जीटीपी फॉर्म में बाउंड होकर के एक्टिवेट हुई है, ये एक्टिवेट करवाती है एक एंजाइम को जिसका नाम है एडिनाइलिल साइक्लेज। ठीक है, एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करवाती है एंड दिस एडिनाइलिल साइक्लेज in turn convert the convert the ATP into cyclic AMP. It converts
ATP इंटू साइक्लिक AMP। ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ का एकदम ध्यान रखना है कि साइक्लिक AMP की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो कैसे होती है, जब G-alpha-S स्टिम्युलेटरी जो है एक्टिव फॉर्म में एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है, और एडिनाइलिल साइक्लेज जो है वो क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर अब हम आगे देखेंगे कि जो भी या फिर अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में कि whenever G-alpha-S is active, कि जब भी G-alpha-S जो है वो एक्टिव फॉर्म में होगी, एक्टिव फॉर्म में होगी यानी कि दैट इज G-alpha-S is in when it is in its GTP state। तो इसी चीज को बोल जाएगा कि when G-alpha-S is active then the activation of adenylyl cyclase takes place। तो हम क्या लिखेंगे, then the activation of adenylyl cyclase takes place, right। तो ये चीज होती है, आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब एक बड़ा ही फेमस इसके अंदर एग्जाम्पल आता है कॉलेरा टॉक्सिन का, जो कि एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो उसको आप लिखोगे कि कॉलेरा टॉक्सिन जो है, कॉलेरा टॉक्सिन जो है, जो कि एक टॉक्सिन है विच इज सिक्रेटेड बाय अ बैक्टीरिया विच इज नेम्ड एज विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी, ठीक है। कॉलेरा टॉक्सिन जो है इट इज विब्रियो कॉलरी जो है क्या करता है, उसको रिलीज करता है एक टॉक्सिन विच इज नेम्ड एज कॉलेरा टॉक्सिन। और यही कॉलेरा टॉक्सिन जो है अफेक्ट करती है G-alpha-S सब यूनिट को। ठीक है, ये क्या करती है कॉलेरा टॉक्सिन, इट अफेक्ट द G-alpha-S सब यूनिट। ठीक है, G-alpha-S सब यूनिट को जो है ये कॉलेरा टॉक्सिन अफेक्ट करती है। ठीक है, कॉलेरा टॉक्सिन को रिलीज कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो विब्रियो कॉलरी। अब ये जो कॉलेरा टॉक्सिन है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो कि इट इज एन एक्सोटॉक्सिन। जो कॉलेरा टॉक्सिन होती है इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख लो कि कॉलेरा टॉक्सिन इज एन एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, एक तो ये एक्सोटॉक्सिन है। दूसरी चीज लिख लो कि इट इज ए बी टाइप टॉक्सिन, मतलब ये ए बी टाइप की टॉक्सिन है, ए बी टाइप टॉक्सिन, जिसके अंदर जो आपकी ए वाली सब यूनिट है वो एज अ टॉक्सिन काम करती है। ठीक है, जिसके अंदर जो ए वाली जो सब यूनिट है इट एक्ट्स एज टॉक्सिन, और जो बी वाली है इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर के साथ ये वाली यूनिट जो है वो बाइंड करती है। तो आप ये लिख सकते हो इट इज रिसेप्टर बाइंडिंग। ये कैसी होती है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करने वाली टॉक्सिन होती है। जो इसकी बी जो सब यूनिट होती है उसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद जो कॉलेरा टॉक्सिन होती है वो अफेक्ट कहाँ करती है, इट अफेक्ट दी एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, राइट। जो कॉलेरा टॉक्सिन होती है ये क्या करती है, इट अफेक्ट्स द कॉलेरा टॉक्सिन जो है क्या करती है, इट अफेक्ट्स द, ये अफेक्ट करती है, affects the epithelial cells of intestinal lining। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं इंटेस्टाइनल लाइनिंग के, उन्हें ये कॉलेरा टॉक्सिन अफेक्ट करती है। जैसे आपको पता है ना कि जैसे हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो किस चीज से बनी होती है, सेल्स से बनी होती है, और वो सेल्स कैसे होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इन्हीं एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो है इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कॉलेरा टॉक्सिन के, जिनके ऊपर आकर के ये बाइंड करती है। ठीक है, ये चीज हो गई। और उसके बाद जो है
एक और इसके लिए आप पॉइंट लिख लो कि इट कॉजेज कॉलरा डिजीज, कॉजेज कॉलेरा डिसीज, जिसके अंदर क्या होता है डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर हमें देखने को मिलती है डिहाइड्रेशन, और हमें क्या देखने को मिल जाती है इसके अंदर डायरिया। ठीक है, डायरिया जो है हमें, डायरिया जैसी जो बीमारी है वो हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है कॉलेरा के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो हमने ये चीज देखी कि जी अल्फा, सबसे पहले तो हमने सबसे एकदम स्टार्टिंग में हमने देखा कि जी प्रोटीन के टाइप्स के बारे में हमने इस क्लास के अंदर करना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस क्लास के अंदर आपकी जो जी अल्फा स्टिमुलेटरी प्रोटीन है उसके बारे में। जी अल्फा स्टिमुलेटरी के बारे में हमने क्या किया कि जब इसके साथ जीडीपी बाउंड होता है तो ये इनएक्टिव होती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर गैप एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये जीडीपी जो है वो कन्वर्ट हट करके जीटीपी अटैच हो जाता है। ठीक है, अभी एक्टिव स्टेट में आ चुकी है स्टिमुलेटरी, तो ये एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। एडिनाइलिल साइक्लेज इन टर्न विल कन्वर्ट द एटीपी इनटू द साइक्लिक एएमपी, राइट। वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर लिखी गई है कि जब भी जी अल्फा एस एक्टिवेट होगी, यानी कि जी अल्फा एस एक्टिवेट हो गई है, क्या मतलब है कि उसके साथ में जीडीपी हट करके जीटीपी अटैच हो गया है, तो होगा क्या कि एक्टिवेशन हो जाएगी एडिनाइलिल साइक्लेज की। उसके बाद क्या होगा, एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी के अंदर। फिर उसके बाद हमने देखा कि यही जो जी अल्फा एस स्टिमुलेटरी है उसको अफेक्ट करने वाली टॉक्सिन का नाम, तो क्या नाम है टॉक्सिन का, कॉलरा टॉक्सिन। एक ऐसी टॉक्सिन है जो कि विब्रियो कॉलरी नाम का बैक्टीरिया उसको रिलीज करता है। ठीक है, कॉलरा टॉक्सिन जो है एक एक्सोटॉक्सिन है, ए बी टाइप की टॉक्सिन है, जिसके अंदर जो ए वाली सब यूनिट है वो टॉक्सिन का काम करती है, और जो बी वाली सब यूनिट है वो रिसेप्टर के साथ में बाइंड करवाती है। ठीक है, उसके बाद ये अफेक्ट करती है, यानी कि कॉलरा टॉक्सिन किसको अफेक्ट करती है, इंटेस्टाइनल लाइनिंग के एपिथेलियल सेल्स को, यानी कि इंटेस्टाइनल लाइनिंग के एपिथेलियल सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किसके रिस्पॉन्स में काम करते हैं, कॉलरा टॉक्सिन के काम में। और एक बार अगर कॉलरा टॉक्सिन आकर के एपिथेलियल सेल्स के रिसेप्टर पे बाइंड हो गई तो कॉलरा नाम की डिजीज जो है वो हो जाती है, जिसके अंदर कॉलरा डिजीज के अंदर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन और साथ में डायरिया हमें देखने को मिलता है। करेक्ट। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि effect of cholera toxin on G alpha subunit, effect of cholera toxin on G alpha S subunit। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सब यूनिट। ठीक है, ये चीज तो मैंने बता दी कि अफेक्ट करता है, मतलब कॉलरा टॉक्सिन अफेक्ट करता है जी अल्फा एस सब यूनिट को, बट अफेक्ट कैसे करता है, मतलब क्या इसका मेथड रहता है अफेक्ट करने का, तो वो देखिए जो जी अल्फा देखो एस सब यूनिट है ना, जब ये अपनी जीटीपी बाउंड स्टेट में होगी, यानी कि जब ये अपनी एक्टिव स्टेट में होगी, तो जो कॉलरा टॉक्सिन है वो क्या करेगा, जो कॉलरा टॉक्सिन है, ठीक है, कॉलरा टॉक्सिन इसके ऊपर करवा देगा एडीपी राइबोसाइलेशन, इस तरीके से एडीपी राइबोसाइलेशन। और अगर एक बार जी अल्फा एस की जीटीपी बाउंड स्टेट में कॉलरा टॉक्सिन ने एडीपी राइबोसाइलेशन करवा दी, तो फिर ये इसी स्टेट के अंदर लॉक होकर रह जाता है। तो आप क्या लिखोगे कि लॉक्ड इन द जीटीपी बाउंड स्टेट, जी अल्फा एस जीटीपी इज लॉक्ड in the GTP bound state। और अगर ये अपनी GTP बाउंड स्टेट में लॉक हो गया तो ये क्या करेगा, आपको पता है जी अल्फा एस स्टिमुलेटरी क्या कर रहा था, एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करवा रहा था। एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करवा रहा था, तो इसका मतलब अगर ये अपनी इसी फॉर्म में लॉक्ड है
तो इसका मतलब एडिनाइलिल साइक्लेज की एक्टिवेशन भी जो है वो कॉन्टिन्यूसली रहेगी, ठीक है। ये जो एडिनाइलिल साइक्लेज है कॉन्टिन्यूसली एक्टिवेट रहेगा, जिसकी वजह से जो एटीपी है वो कॉन्टिन्यूसली साइक्लिक एएमपी के अंदर जो है वो कन्वर्ट होते रहेगा और हमें कॉलेरा नाम की डिजीज जो है वो हो जाएगी, कॉलेरा डिजीज, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डज द कॉलेरा टॉक्सिन, डज द एडीपी राइबोसाइलेशन of G-alpha S subunit which is leading to its locking in the GTP bound state और adenylyl cyclase continuous activation और फिर ATP की continuous conversion into cyclic AMP which is ultimately leading to the cholera disease, ठीक है। तो ये हो गया आपका G-alpha-S स्टिमुलेटरी जो प्रोटीन है, जो सब यूनिट है G-alpha-S, मतलब कि G प्रोटीन, लार्ज G प्रोटीन की G-alpha-S सब यूनिट के बारे में आपको अभी कंप्लीट नॉलेज हो गई है, ठीक है। अब हम करेंगे कि यही G-alpha-S सब यूनिट जो है ये किस तरीके से सिग्नलिंग परफॉर्म करती है, हम उस चीज के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। सिग्नलिंग होती है इसकी, तो वो होती कैसे है अभी हम वो देखेंगे। चलो लिखो, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बाय एपिनेफ्रिन। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बाय एपिनेफ्रिन। अब देखो रेगुलेशन कैसे होती है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की बाय एपिनेफ्रिन, वो हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, सबसे पहले तो अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो ग्लाइकोजन है इसका क्या रोल है, मतलब कि एपिनेफ्रिन का सॉरी क्या रोल है। तो जब भी देखो ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा ना, तो एपिनेफ्रिन का रिलीज हो जाता है, ठीक है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ और होगा क्या, एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या रोल रहता है एपिनेफ्रिन का लो ब्लड ग्लूकोज के अंदर, एक तो वो स्टिम्युलेट करता है ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को, ठीक है, ग्लाइकोजन को और ज्यादा ग्लूकोज के अंदर वो नहीं टूटने देता। और दूसरा क्या इसका रोल होता है, सॉरी स्टिम्युलेट करता है, सॉरी ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को, बोलने का मतलब कि ग्लाइकोजन को वो ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है, ठीक है। एक तो ये रोल होता है और दूसरा क्या रोल होता है कि ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। मतलब देखो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है एक पाथवे चलता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, जिसमें होता क्या है कि अगर देखो ब्लड के अंदर ग्लूकोज अगर कम है ऑलरेडी, तो जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन होगा और वो कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। एक ये मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है कि जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर थोड़ा बहुत भी है या फिर वही ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है वो ग्लूकोज वापस से ग्लाइकोजन में ना कन्वर्ट हो जाए, उस चीज को रोका जाता है। तो एक क्या आ जाता है कि स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, ठीक है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करवाया जाता है। एंड दूसरी चीज क्या करवाई जाती है कि जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, उससे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवाया जाता है, ठीक है। तो देखो वेन एवर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, देखो वेन एवर ब्लड ग्लूकोज लो, ठीक है, जब भी ब्लड ग्लूकोज लो है तो क्या होगा, एपिनेफ्रीन जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, एपिनेफ्रीन रिलीज होगा। अगर एपिनेफ्रीन एक बार रिलीज हो गया
तो वो क्या करता है, एक तो वो करवाता है स्टिम्युलेट ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन, ठीक है, और दूसरी चीज क्या करवाता है वो इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये दो चीजें करवा देता है। यहाँ पे लिखो इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम, आपको पता है हमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें जो है वो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर फुल हो, जब हमारी बॉडी एकदम पूरी तरीके से उसकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी है, मतलब उसको और ज़्यादा ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है इन ऑर्गन्स लाइक लिवर एंड मसल्स, ठीक है, इनके अंदर स्टोर हो जाता है वो ग्लाइकोजन। और फिर फ्यूचर में जब भी हमें कभी ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ जाए तो हम लिवर से या फिर मसल्स से उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवा करके अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि हम फास्टिंग करते हैं, कई बार हम खाना नहीं खाते पूरा पूरा दिन, है ना, तो आपने कभी ये सोचा होगा ना, आपको मतलब ये तो आप सोचते ही होंगे ना, या फिर नहीं भी सोचा होगा तो सोचना चाहिए आप लोगों को कि हम तो खाना खा ही नहीं रहे, हमें एनर्जी कहाँ से आती है। तो वो एनर्जी हमारे लिवर में या फिर मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ऑलरेडी स्टोर होती है, और जो स्टोर्ड वो एनर्जी होती है ना, उसको फिर हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है वेन एवर देयर इज द रिक्वायरमेंट। अब जैसे अब जब हम खाना नहीं खाते हैं तो उस टाइम पे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो गिर जाता है ना, तो उस टाइम पे फिर क्या होता है, एपिनेफ्रीन रिलीज हो जाता है, और फिर एपिनेफ्रीन अगर रिलीज हो गया तो वो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करवाएगा फ्रॉम लिवर एंड मसल सेल्स, और इनहिबिशन करवाएगा ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को, ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्लूकोज हो ताकि वो कन्वर्ट ना हो जाए वापस ग्लाइकोजन के अंदर, उस चीज को वो क्या करवाता है, इनहिबिट करवाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो एपिनेफ्रीन है इसकी सिग्नलिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। तो लिखो रोल ऑफ एपिनेफ्रीन, लिखिए रोल ऑफ epinephrine, so this is the role of epinephrine, ठीक है। रोल एपिनेफ्रीन का भी हम रोल देखने वाले हैं, या आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि एपिनेफ्रीन की सिग्नलिंग किस तरीके से होती है, अभी हम उस चीज को देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को पता है अभी तक हम जो है वो जीपीसीआर ही कवर कर रहे हैं। जीपीसीआर के अंदर हमने देख लिया है कि डिफरेंट इसकी जी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जी अल्फा इन, जी अल्फा एस, जी अल्फा आई, जी अल्फा क्यू, देन योर जी अल्फा टी। अभी हम बात कर रहे हैं जी अल्फा एस सब यूनिट की डिटेल को हम कवर कर रहे हैं अभी के लिए। तो अब उसमें जैसे आ जाता है एपिनेफ्रीन का रोल, है ना। तो अब जैसे देखिए अगर ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस तरीके से, ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट है जीपीसीआर। अब आप लोगों को ये चीज क्लियर है ना, जीपीसीआर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होगा। हाँ जी, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जब हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कम हो जाता है उस टाइम पे बॉडी रिलीज करती है एक एपिनेफ्रीन के हार्मोन को, और यही हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को स्टिम्युलेट करता है, सॉरी ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिम्युलेट करता है, यानी कि ग्लाइकोजन से और ज्यादा ग्लूकोज बनाता है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है। तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एपिनेफ्रीन जो है वो रिलीज होगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज रिलीज होने लगेगा, और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस इनहिबिट होती है, मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तो बनेगा बट ग्लूकोज से फिर वापसी ग्लाइकोजन नहीं बनता। तो ये दो प्रोसेसेस होते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो अब देखिए क्योंकि ये एपिनेफ्रीन इन दो प्रोसेसेस को करवा रहा है, तो वो किस तरीके से इस पूरे के पूरे इन दोनों प्रोसेसेस को करवाता है उसी को हम डिस्कस करेंगे एपिनेफ्रीन की सिग्नलिंग के अंदर, ठीक है। तो देखिए ये इसका एक रिसेप्टर है, एपिनेफ्रीन का रिसेप्टर है ये। एपिनेफ्रीन रिसेप्टर नाम है इसका है बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर, बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर, ठीक है, बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर है ये, और है ये जीपीसीआर, ठीक है,
जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ही है ये, देखिए 7 बार जो है मेम्ब्रेन को ये स्पैन कर रहा है, ऑल्सो नोन एज सर्पेंटाइन रिसेप्टर और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। ठीक है, इसके साथ में कौन सी जी प्रोटीन अटैच्ड है, हम अभी कौन सी जी प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं, तो जी अल्फा एस यानी कि जी अल्फा स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है वो इसके साथ में अटैच्ड फॉर्म में है और ये अपनी जीडीपी बाउंड स्टेट में है और इसके अंदर बीटा और इसके अंदर साथ में मतलब कि गामा, ये दोनों जो है सब यूनिट्स अटैच्ड हैं, राइट। तो अब होता क्या है कि ये जो सिग्नल है किस चीज का, एपिनेफ्रिन का, अभी तक ये सिग्नल सराउंडिंग में नहीं प्रेजेंट, तो ये सिचुएशन होती है इस तरीके की। ठीक है, ये इनएक्टिव स्टेट में होता है अभी तक, जब तक एब्सेंस है सिग्नल की। अभी तक क्या है, एब्सेंस ऑफ एपिनेफ्रिन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एपिनेफ्रिन सिग्नल, राइट, एब्सेंस ऑफ एपिनेफ्रिन सिग्नल। तो ये वाला सिनेरियो बना हुआ है। अब हम इसी के अंदर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगी, आप थोड़ा सा अलग बना लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर, पर मैं आपको इसी को मॉडिफाई करके बताऊंगी। अब देखिए, अगर एपिनेफ्रिन का सिग्नल प्रेजेंट है, अगर एपिनेफ्रिन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल हो गया, क्या चीज होगी, कम हो गया, तो हमारी बॉडी ने एपिनेफ्रिन रिलीज करवाया और वो एपिनेफ्रिन एक्ट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड रिसेप्टर्स में। अब देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिवर। ठीक है, क्योंकि लिवर के अंदर ही आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है, या फिर मसल्स। ठीक है, इन दोनों की क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आएगा वो इसके ऊपर आकर के बाउंड कर जाएगा इस तरीके से। ये बात हो रही है एपिनेफ्रिन की। अब जैसे ही सिग्नल यहाँ पर आकर के बाइंड होगा तो ये जो आपकी जी प्रोटीन है ये देखिए डिसोसिएट हो जाएगी रिसेप्टर से। ठीक है, जी प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर से क्या हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी, जैसे ये है इस तरीके से। तो ये देखिए जी अल्फा एस, ठीक है, अभी पहले ये जीडीपी बाउंड स्टेट में थी, जैसे यहाँ पे सिग्नल आया तो ये जीटीपी बाउंड स्टेट में चली जाएगी और बीटा और जो गामा है वो भी इससे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर बीटा गामा का रोल नहीं है तो फिर वो डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और रोल आएगा आपका जी अल्फा जीटीपी का। तो अब जी अल्फा जीटीपी अगर स्टिमुलेट हुआ है तो ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, आपका जी अल्फा स्टिमुलेटरी इन इट्स जीटीपी बाउंड फॉर्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट एटीपी की कन्वर्जन हो जाएगी इनटू साइक्लिक एएमपी। ठीक है, साइक्लिक एएमपी के अंदर जो है वो इसकी कन्वर्जन हो जाएगी, क्योंकि जी अल्फा जीटीपी ने किसे एक्टिवेट किया है, एडिनाइलिल साइक्लेज को। देखिए ये वाला जो प्रोसेस है ये मैंने आपको जब हम जी अल्फा स्टिमुलेटरी की बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था यही चीज की जो जी अल्फा जीटीपी होती है, ठीक है, ये क्या करती है, एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करवाती है। ठीक है, ये क्या करती है, एक्टिवेट करवाती है, और जिसकी वजह से एटीपी जो है वो साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज हम यहाँ भी देख रहे हैं कि देखिए जैसे ही एपिनेफ्रिन का सिग्नल आया तो जो जी प्रोटीन के साथ में कपल्ड थी वो अलग, जीटीपी बाउंड होकर के उसके साथ वो अलग हो गई, और फिर उसी जी अल्फा एस सब यूनिट के जीटीपी बाउंड से ने एक्टिवेट कर दिया एडिनाइलिल साइक्लेज को, जिसकी वजह से एटीपी जो है वो साइक्लिक एएमपी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है, राइट, साइक्लिक एएमपी के अंदर जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया है। अब आपको मैंने ये भी चीज बता दी है कि साइक्लिक एएमपी जो है वो क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, इट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। अगर मैंने अभी तक आपको सेकेंडरी मैसेंजर्स के बारे में नहीं बताया है तो मैं आपको जल्द ही उसके भी बारे में बता दूंगी, बट अभी के लिए आप सिर्फ ये समझिए कि सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो साइक्लिक एएमपी एक्ट कर रहा है अभी के लिए। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर का कुछ काम नहीं होता, जो सेल के अंदर ही सेल्स होते हैं, सेल्स जैसे सेल है उसके अंदर कोई एक आपका कंपोनेंट प्रेजेंट है जिससे साइक्लिक एएमपी है, तो ये क्या करेगा, जो बाहर से सिग्नल आ रहा है वो प्राइमरी मैसेंजर है, क्योंकि वो अंदर जो है वो नहीं आ पाता, क्योंकि देखो ये पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ना, ये इट कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयरफॉर जो भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है वो इस रिसेप्टर को दे करके फर्दर जो है ये साइक्लिक एएमपी का सिंथेसिस करवा रहा है, और वो क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है। और आपको पता है कि यही प्रोसेस होती है कि जिसमें मतलब एम्पलीफिकेशन भी हो रही है इसी चीज की, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो एक प्रॉपर ये चल रहा है ना। तो अब देखिए अब ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए को जाकर के बाइंड करता है। ठीक है, जो साइक्लिक एएमपी है ये क्या करता है, बाइंड्स टू द
ये जाकर के बाइंड करता है किसको, प्रोटीन काइनेज ए को, PKA। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख लो, PKA जो है ये है प्रोटीन काइनेज ए। ठीक है, ये क्या है आपका, प्रोटीन काइनेज ए है। अब देखिए प्रोटीन काइनेज ए के ऊपर ये बाइंड कर रहा है, उससे पहले हम जो है वो प्रोटीन काइनेज ए हमें दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझेंगे, उसके बाद ही फिर हम इसके आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अभी हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर। अच्छा एक काम करती हूँ, इसको मैं दूसरी स्लाइड के ऊपर आपको बना करके दिखा देती हूँ प्रोटीन काइनेज ए की स्ट्रक्चर को, फिर आपको वापस मैं इसी पे आऊंगी, इसी स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो देखिए हम कर रहे हैं PKA का स्ट्रक्चर। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है, इस तरीके से सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है ये है इसकी, एक होती है, मतलब इसके अंदर दो साइड्स होती है, एक होती है रेगुलेटरी साइड और एक होती है कैटालिटिक साइड। तो जो ब्लू कलर वाली है दिस इज RR। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो रेगुलेटरी, दिस इज रेगुलेटरी सब यूनिट। और जो आपकी ये वाली है, ये ग्रीन वाली, दिस इज द कैटालिटिक सब यूनिट। सो दिस इज द कैटालिटिक सब यूनिट, दिस इज द कैटालाइटिक सब यूनिट। तो देखिए ये जो कैटालिटिक सब यूनिट है ना, इसकी जो ये वाली साइट होती है, ये वाली, ये होती है इसकी एक्टिव साइट। ठीक है, बट इसकी एक्टिव साइट को बाइंड करके रखा है, या फिर आप बोल सकते हो मास्क, ठीक है, मास्क करके रखा है रेगुलेटरी सब यूनिट ने। ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये कैटालिटिक जो सब यूनिट है इसकी प्रोटीन काइनेज ए की, वो भी अपना फंक्शन जो है वो नहीं परफॉर्म कर पाती। तो ये किसकी डायग्राम है, दिस इज प्रोटीन काइनेज, दिस इज प्रोटीन काइनेज ए, राइट। तो प्रोटीन काइनेज ए है, ठीक है, इसकी रेगुलेटरी सब यूनिट है, उसके बाद ये कैटालिटिक सब यूनिट है। कैटालिटिक सब यूनिट की जो मैंने आपको ये रेड कलर से दिखाई है, ये एक्टिव साइट है जिसे हाइड करके रखा है, दिस इज द एक्टिव साइट, और जिसे हाइड करके रखा या मास्क करके रखा होता है रेगुलेटरी सब यूनिट ने। ठीक है, रेगुलेटरी सब यूनिट ने। अब मेन काम तो देखिए प्रोटीन काइनेज ए की जो कैटालिटिक सब यूनिट है ना वही करेगी। अब देखो ये काम करेगी कैसे, जब मैंने आपको क्या बोला कि जो साइक्लिक एएमपी है वो बाइंड करता है प्रोटीन काइनेज ए को, तो प्रोटीन काइनेज ए के यही जो रेगुलेटरी सब यूनिट होती है ना, इसी पे आकर के वो बाइंड करता है साइक्लिक एएमपी। इस तरीके से दो इस तरफ बाइंड करेंगे और दो जो साइक्लिक एएमपी है वो दूसरी तरफ बाइंड करेंगे रेगुलेटरी साइट ऑफ प्रोटीन काइनेज ए के, राइट। अब जब ऐसा होगा, जब ये वाली सिचुएशन आएगी इस तरीके की, जब इस तरीके की सिचुएशन, अब देखो एक सेकंड रुक जाओ, पहले भूलो अभी कि साइक्लिक एएमपी बाइंड हुआ है। जब तक इसके ऊपर साइक्लिक एएमपी बाइंड नहीं हुआ होता तब तक ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर साइक्लिक एएमपी बाउंड नहीं होता है ना, तब तक ये किस फॉर्म में होता है, अपनी इनएक्टिव। अभी तक क्या है, ये इनएक्टिव, ऑब्वियसली इनएक्टिव होगा, क्योंकि अगर इसकी एक्टिव साइट के ऊपर ही इसको मास्क कर दिया है किसी दूसरी सब यूनिट ने, तो फिर एक्टिव कैसे होगा, परफॉर्म कैसे करेगा फंक्शन, राइट। तो जब अब एक ये चीज होगी। अब मैंने क्या बोला कि ये जो साइक्लिक एएमपी की जो हम बात कर रहे हैं, जब ये साइक्लिक एएमपी इसके ऊपर आकर के बाइंड करेगा, ठीक है, साइक्लिक एएमपी आकर के, तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे आकर के अब करके साइक्लिक एएमपी बाइंड, तो अब मैं इसको इनएक्टिव हटा दूंगी वर्ड इसके साथ में से, राइट। तो जब इसके ऊपर आकर के इस तरीके से ये बाइंड होगा, तो ये जो दोनों सब यूनिट्स है ना, ये एक दूसरे से हो जाएंगे डिसोसिएट। एक काम करते हैं, इसको हम लोग जो है ना थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको फिर इजी रहे, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी देखो अभी के लिए ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है इस तरीके से। अब क्या होगा, जब ये अपनी नेक्स्ट साइड में जाएगा, नेक्स्ट साइड इन द सेंस जब इसके ऊपर यहाँ से ऊपर से आकर के साइक्लिक एएमपी बाइंड करेगा, हम देखो इसके आगे के प्रोसेस को देख रहे हैं। अब जब इसके प्रोटीन काइनेज ए था, इनएक्टिव स्टेट में था, अब क्या हुआ, यही वाला जो साइक्लिक एएमपी है ना जो यहाँ बना है, वही आकर के जब इसके ऊपर बाइंड करेगा, तो कैसा हमें दिखाई देगी चीजें, कि ये जो रेगुलेटरी सब यूनिट है, ठीक है, ये जो इसकी रेगुलेटरी सब यूनिट है,
और नीचे प्रेजेंट है इसके, जिसको इसने मास्क किया है कैटालिटिक सब यूनिट की एक्टिव साइट को, इस तरीके से। तो होता क्या है कि इस तरीके से आकर के बाइंड कर गया साइक्लिक एएमपी, ठीक है। तो जब ये आकर के बाइंड किया तो होता क्या है कि इन दोनों सब यूनिट्स की हो जाती है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। तो अब क्या होगा कि ये जो दो ये होंगी ना, ये देखो ये चीज़ें, और आपका ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपकी कैटालिटिक साइट, और ये है आपकी रेगुलेटरी साइट। डिसोसिएशन हो गई है। अब इसकी जो एक्टिव साइट है कैटालिटिक सब यूनिट की, वो एक्सपोज हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन काइनेज ए हो गया है एक्टिव, और अब ये अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये चीज हमें देखने को मिलती है, मतलब कि इसके बाद साइक्लिक एएमपी रिलीज होने के बाद का जो अगला प्रोसेस है वो ये है, ठीक है। इस तरीके से प्रोटीन काइनेज प्रेजेंट होगा, जब उसके ऊपर साइक्लिक एएमपी आकर के बाइंड करेगा, डिसोसिएट होकर के वो अलग अलग हो जाएंगे, रेगुलेटरी सब यूनिट अलग हो जाएगी, ठीक है। और जो प्रोटीन काइनेज ए है वो प्रोटीन काइनेज ए की जो कैटालिटिक सब यूनिट है वो जो है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, अब मैं डायरेक्टली देखो, अब आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल गया है प्रोटीन काइनेज का किस तरीके से, मैं डायरेक्टली यही वाली सिचुएशन लेकर के आऊंगी कि उसके साथ में जो है वो बाइंड हो चुकी है आपकी प्रोटीन काइनेज ए का स्ट्रक्चर। तो देखिए ये हो गया इसका एक्टिव साइट, यानी कि दिस इज एक्टिव, दिस इज द कैटालिटिक साइट, ठीक है। और प्लस यहाँ पे डिसोसिएट जो हुई है वो क्या है, रेगुलेटरी साइट। डिसोसिएट क्या हुई है आपकी, रेगुलेटरी साइट, आर और आर, ये जो है वो डिसोसिएट हो गई है। क्यों डिसोसिएट हुई है, क्योंकि इनके साथ में साइक्लिक एएमपी यहाँ पे बाउंड हो चुका है, जिस वजह से फिर ये डिसोसिएट हो गई है। अब काम जो है ना हमारा वो इसके साथ है, दिस इज दी प्रोटीन पी के ए लिख रही हूँ मैं इसको, प्रोटीन काइनेज ए को, दिस इज पी के ए, ठीक है। एक्टिव, एक्टिव है ये अभी के लिए पी के ए जो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब कि बन गया होता है। अब इसका क्या काम होगा, एक्टिव पी के ए का क्या रोल होगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग, पर यहाँ पे ना फिर वो थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस है, तो फिर वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्योंकि स्पेस छोटा है, या फिर ऐसा करते हैं कि जो एक प्रोसेस है वो यहाँ देख लेते हैं कि प्रोटीन काइनेज ए क्या करवाता है, और फिर जो दूसरी चीज जो पीके ए करवाता है उसको अगली स्लाइड पे देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि प्रोटीन काइनेज है ये, ठीक है, काइनेज इसका मतलब किसी चीज की फॉस्फोराइलेशन, यानी कि किसी न किसी कंपाउंड के ऊपर ये फॉस्फेट अटैच करवाएगा, किसी न किसी चीज के ऊपर, है ना। तो देखिए ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन सिंथेज नाम का एक आपका एंजाइम होता है, ठीक है ना, जो कि एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करवा रहा होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवा रहा होता है अपनी एक्टिव स्टेट में। पर हमें तो रिक्वायरमेंट है, मतलब कि क्या बोला मैंने, नहीं, ये क्या करवा रहा होता है, ग्लूकोज से हाँ ग्लाइकोजन बनवा रहा होता है, बट हमें तो ग्लूकोज की जरूरत है। तो इसका मतलब इसकी एक्टिविटी को बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोटीन काइनेज आता है और क्या करवा देता है, ग्लाइकोजन सिंथेज की फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, ग्लाइकोजन सिंथेज की, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज की फॉस्फोराइलेशन जो है ये करवा देता है। इस तरीके से देखिए ये करवा देता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेज, राइट। तो जिसकी वजह से अब ये क्या हो गया है, इनएक्टिव, जो ग्लाइकोजन सिंथेज है अब ये इनएक्टिव हो गया है, आफ्टर इट गॉट फॉस्फोराइलेटेड इट गॉट इनएक्टिव। जब तक फॉस्फेट इसके साथ अटैच नहीं था ये एक्टिव था, बट जैसे ही प्रोटीन काइनेज ए ने इसके ऊपर फॉस्फेट अटैच करवाया तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। और अगर ये इनएक्टिव हो गया है तो अल्टीमेटली वही तो हमें चाहिए था ना, क्योंकि ये तो प्रेजेंट ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करवा था, ग्लाइकोजन सिंथेज नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाना। तो ये क्या करवा रहा था, ग्लाइकोजन को बनवा रहा था ग्लूकोज से, जबकि हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज कम है, और जितना थोड़ा बहुत अवेलेबल है अगर उसको भी ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो फिर वो तो मतलब कि एक खराब सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना बॉडी के लिए। तो इसलिए इस एंजाइम को स्टॉप करवाना, इसको इनहिबिट करवाना बहुत ज्यादा, या बोल सकते हो इनएक्टिव करवाना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि काम करता है आपका प्रोटीन काइनेज ए ग्लाइकोजन सिंथेज को फॉस्फोराइलेट करवा करके। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज है
क्या वो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में इनएक्टिव होता है या फिर जब उसके ऊपर फॉस्फेट अटैच नहीं होता तब वो इनएक्टिव होता है? तो आपने क्या ध्यान रखना है, जब उसके ऊपर फॉस्फेट अटैच हो जाता है उसी के बाद जो है वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। उससे पहले कैसा रहता है, वो एक्टिव स्टेट में रहता है, राइट। उसके बाद एक तो ये काम कर दिया प्रोटीन काइनेज ए ने। तो हमने देखो यहाँ पे क्या देखा था कि ये क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। काम कौन कर रहा था इसमें, एपिनेफ्रीन। तो इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस हमने यहाँ पर कर ली है, ठीक है ना। ये देखो ये जो प्रोसेस हो गया, तो इसी में आप लिखोगे कि इनहिबिशन ऑफ, दिस इज द इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन, इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। दिस इज द इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन का एक रोल खत्म हो गया, इनहिबिशन कर दी उसने ग्लाइकोजन सिंथेसिस की, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस की इनहिबिशन तो जो है वो प्रोटीन काइनेज ए ने की है, बट प्रोटीन काइनेज ए ने करी है, नो डाउट, बट उसको स्टार्ट किसने किया, एपिनेफ्रीन का सिग्नल आया तभी तो ये आगे का प्रोसेस चला ना। तो इसीलिए एक प्रोसेस हमने कवर कर ली अपनी की, ठीक है। अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि ग्लाइकोजन का जो है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्लाइकोजन है इन योर मसल्स एंड इन योर लिवर, वो कैसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा। तो देखिए वो काम भी यही प्रोटीन काइनेज ए करता है। वो कैसे करता है इस चीज को, देखिए प्रोटीन काइनेज ए जो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज की फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज के ऊपर एक्ट करेगा आपका PKA, ठीक है, और इसकी करवा देगा फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज की ये क्या करवा देगा, फॉस्फो, इसको रेड कलर से दिखा देते हैं, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है जी। अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज की इसने एक्टिवेशन करवाई। तो देखिए पहले ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज प्रेजेंट था अपनी इनएक्टिव स्टेट में, बट जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई ना तब ये कन्वर्ट हो गया अपनी एक्टिव स्टेट में। अब देखिए आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ हार्मोन्स फॉस्फोराइलेट होने के बाद अपनी एक्टिव स्टेट में आते हैं, कुछ हार्मोन्स सॉरी या फिर कुछ एंजाइम्स अपनी फॉस्फोराइलेट कंडीशन में आने के बाद जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं फॉस्फोराइलेशन के बाद। तो आपने ग्लाइकोजन सिंथेज का सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव, इनएक्टिव हो जाता है, और उसके बाद फिर वो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। बट अगर हम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज की बात करें तो वो फॉस्फोराइलेट होने के बाद एक्टिव हो जाता है। अब ये क्या करेगा, यही जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज है, अब ये क्या करेगा, अब क्योंकि ये भी एक काइनेज है, इसका मतलब ये किसी एक और एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करेगा। तो क्या नाम होता है उस एंजाइम का, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, उसको कर देता है ये फॉस्फोराइलेट, ठीक है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ठीक है, उसको ये क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है इस तरीके से। तो क्या कर देता है इसको, फॉस्फोराइलेट। अब जब इसने इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया है तो ये भी अपनी एक्टिव स्टेट के अंदर आ जाता है ना, यहाँ पे ये इनएक्टिव था और फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये क्या हो गया है, एक्टिव। फॉस्फोराइलेट होने के बाद इट गॉट एक्टिव। अब फॉस्फोराइलेट होने के बाद एक्टिव हो गया तो ये क्या करवाएगा, जो ग्लाइकोजन होगा उसे कन्वर्ट करवाएगा इनटू, इसे हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा, या फिर यहीं पे लिख लेती हूँ, ये क्या करवाएगा, ये करवाएगा ग्लाइकोजन को इनटू, करवाएगा इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ठीक है।
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर जो है इसको ये कन्वर्ट करवा देगा, राइट। तो अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ना ये समझने में थोड़ा सा, ये तो फिर ये, हाँ ठीक है, ये हो रहा है, प्रोटीन काइनेज ए आ रहा है और इस तरीके से काम करवा रहा है, राइट। इसको हम दोबारा देख लेंगे, आपको अगर थोड़ा ऐसा लग रहा होगा अभी कि समझ नहीं आई एक बार में चीज़, तो एक बार हम इसको दोबारा आपको मैं रिकॉल करवाती हूँ। देखिए क्या हुआ है, जो यहाँ पे ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन कहाँ का, इन मसल्स एंड लिवर, ठीक है, ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लिवर, राइट, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हमारी जो काम है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि यही तो हमें चाहिए था ना, क्योंकि ग्लूकोज की कमी थी। तो एक जगह पे तो ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोक रहा है, दूसरी तरफ ग्लाइकोजन से जो है वो ग्लूकोज को बनवा रहा है। तो दो काम कर रहा है आपका जो प्रोटीन काइनेज ए है वो। देखिए यहाँ पे एक रोल है इसका इस चीज में, ठीक है, एक ये रोल है इसका, और जो इसका दूसरा रोल है, इसको आप थोड़ा ऐसे हाईलाइटेड वे में लिखोगे तो ज़्यादा आपको क्लियर रहेगी चीज़, ठीक है। दूसरा इसका रोल है इस चीज़ में, ये देखिए यहाँ पे। अब बताइए आपको क्लियर हुई ये चीज़ या नहीं। देखो मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से रेगुलेशन होती है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की बाय द नेफ्रीन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कभी ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो एपिनेफ्रीन रिलीज होता है। एपिनेफ्रीन रिलीज होकर के ये दो काम करवा देता है, एक तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करवाएगा, दूसरा इनहिबिट करवाएगा ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को, ठीक है। ये दोनों रोल्स कैसे होते हैं वही हमने एपिनेफ्रीन की सिग्नलिंग में किया है। तो एपिनेफ्रीन का रिसेप्टर क्या होता है आपका, जीपीसीआरई है। इसको स्पेसिफिक एक नाम दिया हुआ है, दैट इज बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर, इसको नाम दिया है, ठीक है। जब इसके वैसे ये ऐसे प्रेजेंट है, बट जैसे सिग्नल आएगा जी अल्फा एस जीटीपी में कन्वर्ट होगी, जो कि फर्दर एडिनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी, जिसकी वजह से जो आपका एटीपी है वो साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट होगा। अब यही साइक्लिक एएमपी आपके प्रोटीन काइनेज ए के साथ में बाइंड होगा। अब आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि प्रोटीन काइनेज ए का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ठीक है। ऊपर इसके प्रेजेंट, मतलब एक तरफ तो इसके प्रेजेंट होता है आपका रेगुलेटरी सब यूनिट, ठीक है, एक तरफ इसकी रेगुलेटरी सब यूनिट होती है और दूसरी तरफ जो है इसकी प्रेजेंट होती है साइटोसोलिक या फिर सॉरी कैटालिटिक सब यूनिट। ये दो सब यूनिट्स इसकी जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो और कैटालिटिक सब यूनिट की जो एक्टिव साइट होती है ना, उसको बाइंड, मतलब उसको छुपा करके रखा होता है इस रेगुलेटरी सब यूनिट में। तो होता क्या है कि जब अब उस टाइम पे इनएक्टिव है प्रोटीन काइनेज, अब साइक्लिक एएमपी जब आएगा, यानी कि जब ये वाला साइक्लिक एएमपी ये वाला जब प्रोटीन काइनेज ए के ऊपर बाइंड करेगा, तो होता क्या है, रेगुलेटरी सब यूनिट के ऊपर आकर के ये बाइंड किया, ठीक है, रेगुलेटरी सब यूनिट के ऊपर आकर ये बाइंड किया, और ये क्या है इसका, दिस इज द कैटालिटिक सब यूनिट। तो रेगुलेटरी सब यूनिट के ऊपर आकर के जैसे ही बाइंड किया तो डिसोसिएशन हो जाएगा, रेगुलेटरी और कैटालिटिक जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, और फिर ये फाइनली पीकेए अपनी एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। फिर हमने दोबारा यही चीज लिखी कि हम ये मान करके चल रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रोटीन काइनेज है उसके ऊपर ऑलरेडी ये प्रोसेस हो चुकी है, ये सारी की सारी साइक्लिक एएमपी की बाइंडिंग वगैरह की, और ये डिसोसिएट हो चुका है और अपनी एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एक्टिव प्रोटीन काइनेज क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज की फॉस्फोराइलेशन करवा करके उसको एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह एक्टिव स्टेट को इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन सिंथेज की उसके ऊपर फॉस्फेट लगा करके, जिसकी वजह से फिर वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को नहीं सिंथेसाइज कर पाता। एक तो ये चीज हो गई, तो हमारा जो फर्स्ट पर्पस था ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाने का वो फुलफिल हो गया। दूसरा कि यही प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेट करवाता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को, फॉस्फोराइलेट करवाता है और एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को फॉस्फोराइलेट करके उसे एक्टिव कर देता है, और फिर जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है वो ग्लाइकोजन जो कि मसल्स या फिर लिवर के अंदर हमारा स्टोर्ड फॉर्म में रहता है उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड दिस वाज अल्टीमेटली द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्स, क्योंकि ग्लूकोज है, कम प्रेजेंट है, तो पूरा कैसे किया जाएगा, या तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दो, या फिर आप जो है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो जाता है पूरा का पूरा आपका बीटा नेफ्रीन का रोल। ठीक है जी, ठीक है, ये बीटा नेफ्रीन का रोल कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ में। तो फिर आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो क्लियरली अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।